प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का पाठ नंबर 11वां जल में जीवन। तो ये पाठ शुरू होने से पहले ही एक प्रश्न अपने को बता रहा है कि जल में रहता कौन। यह एक पैराग्राफ है कि जल में कौन कौन रहता है और कैसे रहता है, उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। इनमें से कुछ तो पौधे और जंतु जमीन पर रहते हैं और कुछ पौधे और जंतु पानी में पाए जाते हैं। तो जमीन पर पाए जाने वाले पौधे और जंतु में से तो कुछ पहाड़ों पर, कुछ मैदानों पर और कुछ मरुस्थलीय भागों पर पाए जाते हैं। इन स्थानों पर सर्दी के समय, गर्मी के समय और बरसात के समय में भिन्नता के कारण वातावरण भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि मरुस्थल में गर्मी के समय अधिक गर्मी पड़ती है और जहाँ हरियाली होती है वहाँ अधिक सर्दी पड़ती है। और पहाड़ों पर तो वही पौधे जीवित रह सकते हैं जो कम पानी की आवश्यकता हो। अब आगे हैं, सोचिए और बताइए आपने पानी में कौन कौन से जीवों को रहते हुए देखा है। तब आपका उत्तर होगा कि हमने तो पानी में मगरमच्छ, मछली और कछुआ, मेंढक आदि देखा है, लेकिन इनमें से केवल पानी के अंदर हर समय रहने वाला जीव मछली ही है। अब इन चित्रों को ध्यान से देखिए। इनमें आपको एक मछली का चित्र दिख रहा है। ये ध्यान से देखिए, ये मछली का चित्र है जो पानी में ही रहती है और जल ही इसका जीवन है। आगे देखिए कछुआ, यह पानी में भी रह सकता है और बिना पानी के भी रह सकता है। और ये मगरमच्छ जो जल और थल दोनों में अपना जीवन यापन कर सकता है। अब आगे हैं, देखिए और बताइए आपने जो देखा है। अब उनमें से बताइए कि चित्र में आपको कौन कौन से जंतु दिखाई दे रहे हैं और इनमें से कौन कौन से जंतु सिर्फ पानी के अंदर ही रहते हैं और कौन से पानी के और ज़मीन में दोनों के अंदर जीवित रह सकते हैं, जिसका हमने अध्ययन किया है। अब सोचिए और बताइए कि जलीय जंतुओं की एक सूची बनाइए और पता करिए कि ये जल के अंदर रहने वाले कौन कौन से जीव हैं। तब आप बनाओगे कि मछली, मगरमच्छ, कछुआ, जोंक, जलीय सांप, सीप आदि जलीय जंतु है। अब दूसरा प्रश्न है, जंतु और पौधे किस कारण पानी में जीवित रह पाते हैं। तो जंतु और पौधे अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण ही पानी में जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर की बनावट इस प्रकार से होती है जैसे नावाकार, नाव के आकार का उनका शरीर होता है, आगे से भी तीखा और पीछे से पंख, तब वो पानी में अपने वातावरण के अनुकूल रहता है। अब आगे हैं कि वो जल में किस प्रकार से रह सकते हैं, जल में रहते कैसे। हम तो जल में नहीं रह सकते, मगर वो जीव जो पानी में हर समय रहता है वो किस प्रकार से रहता है। अगर हम पानी में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इससे ज़्यादा हम रहेंगे तो हमारे शरीर की चमड़ी भी इस नरम या फिर वाइट चमड़ी शुरू हो जाती है। उसका क्या कारण है। तो देखिए कि प्रत्येक पौधे और जंतु की बनावट एवं कार्य के आधार पर, उनका वातावरण के आधार पर प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पौधे और जंतु अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण ही विशेष प्रकार के वातावरण में रहने योग्य होते हैं। जैसे भालू है तो बर्फीले स्थान पर ही पाया जाता है,
अब देखिए भालू बर्फीले स्थान पर क्यों पाया जाता है, क्योंकि उसके शरीर पर इतने सारे बाल होते हैं कि वो उनके वातावरण के अनुकूल है। तो उनके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं जो ठंड से उसे बचाता है। इसी प्रकार पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की शारीरिक बनावट इस प्रकार से होती है कि वे पानी में ही जीवित रह सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि पानी में ज़्यादा देर खेलने या काम करने पर हमारी उंगलियों में सलवटें पड़ जाती हैं, जबकि जलीय पौधे और जीवों के साथ ऐसा नहीं होता है। अब चर्चा कीजिए कि ज़मीन पर रहने वाले जानवर जैसे कुत्ता, गाय, भैंस तैरते हुए अपना मुंह पानी से बाहर क्यों नहीं रखते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया जी, सर, गुरुजी, हम अपना सर इसलिए बाहर रखते हैं क्योंकि हमें सांस लेने की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार जानवर भी अपना मुंह इसीलिए बाहर रखता है क्योंकि उसे सांस लेने की आवश्यकता होती है। तो कुत्ता, भैंस, गाय आदि जमीन पर रहने वाले जानवर पानी में श्वास नहीं ले पाते हैं, इसीलिए श्वास लेने के लिए भी अपना मुंह पानी से बाहर रखते हैं और थोड़ा सा पानी से सांस लिया, फिर अपनी सांस को अंदर लिया और वापस पानी में जा सकते हैं। वापस आवश्यकता होगी तो वापस वो सांस लेने के लिए अपना मुंह पानी से बाहर निकालेंगे। अब अगला प्रश्न है कि मछली पानी में कैसे सुरक्षित रह पाती है। तो मछली पानी में अपने विशेष आकार तथा चिकनी एवं मोटी त्वचा के कारण ही सुरक्षित रह पाती है। और इनका आकार कैसा होता है, जो पानी के अंदर रहते हैं तो उनका आकार नावाकार होता है, नावाकार जैसा दिखाई देता है। अब प्रश्न संख्या 4, तैरने के लिए इनके शरीर पर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो इनके शरीर पर तैरने के लिए एक पूंछ और गलफड़े द्वारा ये सांस लेती हैं और तैरते भी हैं। अब आगे, किसी वातावरण के अनुरूप वहाँ के पौधे और जंतुओं में पाई जाने वाली शारीरिक विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। जैसे अपने आसपास ऐसे अनेक स्थान जहाँ पानी एकत्र रहता है, आपने हरी काई देखी होगी, उसे काई कहते हैं। जैसे आपने जहाँ पानी से भीगा हुआ स्थान रहता है वहाँ एक ग्रीन ग्रीन कलर की एक खाई होती है जिसे हम कवक या काई कहते हैं। यह भी कीजिए जैसे विद्यालय में जहाँ पानी एकत्र रहता है वहाँ से थोड़ी काई खुरच कर लाइए। खुरच कर का मतलब उसे थोड़ी वहाँ से लीजिए और विद्यालय के विज्ञान किट से एक आवर्धक लेंस लेकर इसे ध्यान से देखिए। वास्तव में कोई भी सूक्ष्म पौधे हैं जो उसके अंदर छोटे जीव दिख रहे हैं। यानी जहाँ पानी एकत्र रहता है, चाहे विद्यालय हो, चाहे तालाब हो, झरना हो, पहाड़ हो, कहीं पर भी आप वहाँ देखिए, वहाँ से थोड़ी सी काई खुरच कर लीजिए और उसे आप लेंस में वगैरह कहीं देखिए। आवर्धक का लेंस का मतलब होता है जो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, उस लेंस में देखिए, तब आपको उसके बारे में जानकारी होगी। अब आगे हैं, सोचिए और लिखिए कि काई कहाँ कहाँ होती हैं। तो जैसे हमने अभी पढ़ा, जहाँ लंबे समय तक पानी एकत्र रहता है वहाँ काई पैदा हो जाती है। जैसे तालाब पर, झील पर आदि। आप भी अपने घरों में देख सकते हैं ऐसा मकान जहाँ कई दिनों से बंद है और पानी नल द्वारा आता रहता है, या बरसात आती रहती है, या पानी एक साथ भरा हुआ रहता है, जहाँ किनारों पे, नालियों पर एक किनारों में पानी पानी बहता रहता है, वहाँ पर क्या होता है, काई जमा होती है। पानी में मिलने वाले पौधों की सूची बनाइए। तो पानी में मिलने वाला पौधा ही तो कमल है, सिंगाड़ा है, कुमुदनी है, काई है, जलकुंभी है आदि पौधे हैं। अब पानी के
पौधों को पानी से बाहर निकाले तो क्या होगा? तब पानी के पौधों को पानी से बाहर निकाले पर क्या होगा? वो जीवित नहीं रह सकते, वह मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और ज़मीन के पौधों को पानी में उगाने पर क्या होगा? वो वहाँ नहीं उगेंगे, वो वहाँ पर नष्ट हो जाएंगे और वहाँ पर वो मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अधिक पानी नहीं दे सकते। और जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है उसे हम कम पानी नहीं दे सकते। अब हैं पता कीजिए कि जल के पौधे जल में क्यों नहीं सड़ते हैं। अब जल के अंदर जो पौधे हैं उसे बाहर निकालते हैं तो वो सड़ जाते हैं। उसे अगर हम ज़मीन पर कहीं और पहाड़ पे लगाएं या मरुस्थल में लगाएं, वो पौधा जीवित नहीं रह सकता। तो ऐसा क्यों होता है कि जल वाला पौधा जल में ही जीवित रहता है, वो क्यों नहीं सड़ता है? बाहर अगर उसे मरुस्थल में लगाएं या ज़मीन पर लगाएं तो वो सड़ जाता है। तो क्योंकि उनके जल में रहने की अनुकूल विशेषता पाई जाती है और इसी कारण से वो जल में नहीं सड़ते हैं। अब एक विशेष है कि आपने किसी जलाशय को देखा होगा, इनमें से कई तरह के पौधे उगे होते हैं। इनमें से कुछ पौधे पानी में डूब जाते हैं और कुछ पौधे आधे पानी में डूब जाते हैं, लेकिन पत्तियां पानी में तैरती हैं या पानी से ऊपर तैरती रहती हैं। ऐसा क्यों है? जैसे कमल है, तो कमल है जो पत्तियां पानी से बाहर रहती है, और डंठल है वो पानी के अंदर रहता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब आगे हैं, चर्चा कीजिए कि जल में पूरा डूबा कौन सा पौधा है जिसकी पत्ती भी बाहर दिखाई नहीं देती है और इनकी पत्तियां कैसी दिखाई देती है। यानी ऐसे पौधे का नाम बताइए जो जल के अंदर ही रहता है, चाहे फूल हो, पत्ती हो, चाहे जड़ हो, वो पानी के अंदर ही रहती है, पूरा पानी में डूबा हुआ रहता है। ऐसा कौन सा पौधा है? तो ऐसा पौधा है जलकुंभी, और इसकी पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। अब बहते जल में पौधों की पत्तियां कैसी दिखाई देती है? तो बहते जल में पौधों की पत्तियां रिबन के समान पतली दिखाई देती है। अब जल की सतह पर तैरने वाले पौधों की पत्तियां कैसी दिखाई देती है? जल की सतह का मतलब होता है जल की ऊपरी सतह, वहाँ उनकी पत्तियां चौड़ी और चिकनी दिखाई देती है। अब आगे है कि कमल के पौधों की पत्तियां चौड़ी क्यों होती है? ताकि वह संतुलन बनाकर आराम से पानी की सतह पर तैरकर जीवित रह सके, इसलिए कमल के पौधों की पत्तियां चौड़ी दिखाई देती है। अब अगला प्रश्न है, तालाब में कौन से जलीय पौधे को बताया गया है? तो तालाब में जलकुंभी के पौधे को बताया गया है, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। ये जलकुंभी का चित्र है। जलकुंभी ये तालाब या पानी में डूबा हुआ पौधा रहता है। ये देखिए, इसकी पत्तियां रिबन के समान पतली और चौड़ी दिखाई देती हैं, जिस प्रकार कमल की पत्तियां दिखाई दे रही है। अब यदि पूरा तालाब जलकुंभी से ढक जाए तो क्या होगा? जैसे ये जलकुंभी का पौधा है, अगर पानी की मात्रा कम हुई और जलकुंभी के पौधे ज़्यादा हो गए, यानी पानी कम पत्तियां ज़्यादा हो गई, उस स्थिति में क्या होगा? यदि पूरा तालाब जलकुंभी से ढक जाए तो क्या होगा? बाहर से तालाब में जल दिखाई नहीं देगा तथा अन्य जलीय जीवों व पौधों को रहने के लिए स्थान भी नहीं बचेगा। वह कैसे जीवित रह सकता है? अब है अगला प्रश्न, जलकुंभी के अधिक बढ़ने से अन्य जलीय पौधों और जंतुओं को क्या कठिनाई होगी? तो जलकुंभी के अधिक बढ़ने से अन्य जीवों या पौधों को पानी में रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, जिससे अन्य पौधे पैदा नहीं हो पाएंगे और जंतुओं को रहने में कठिनाई होगी। अब आप समझ गए होंगे कि तालाब, झीलों आदि में बिना उगाए ही फैलने वाले जलकुंभी
बहुत तेज़ी से फैलकर पूरे तालाब को ढक देता है और इसे समय समय पर हटाना आवश्यक है। अब हमने इस पाठ में जो समझा है, जो सीखा है, उसके बारे में कुछ विशेष बिंदु है। जैसे जलीय पौधे जल में ही रहते हैं, वो अन्य स्थान पर नहीं रह सकते। और जलीय पौधे जल में रहते हैं, इसी प्रकार जलीय जीव जंतु जल में ही सांस लेते हैं। अब आगे हैं जलीय जीव जंतु व पौधों की कुछ शारीरिक विशेषताओं के कारण ही वे जल में रह पाते हैं और इन विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। जैसे वो इनके अनुकूल ही रहते हैं। ज़्यादा सर्दी में रहने वाले वो उनके अनुकूल होते हैं, ज़्यादा गर्मी में रहने वाले वो उनके अनुकूल रहते हैं। इसी प्रकार से जल में रहने वाले जल के अनुकूल रहते हैं और थल में रहने वाले थल के अनुकूल रहते हैं। जैसे भालू है, वो आराम से बर्फीले स्थान पर रह सकता है, वो उनके अनुकूल है। मछली है, जल में आराम से रह सकती है, वो जल के अनुकूल है। उनकी त्वचा इसी प्रकार से होती है, उनका शरीर व बनावट उसी प्रकार से होता है। ये चीज़ें हमने सीखी हैं। अब इस पाठ में है कि हमने क्या जाना और क्या समझा। अब आप बताइए। जैसे दो जलीय पौधों के नाम मछली और मगरमच्छ लिख दिया। आप चाहो तो कछुआ भी लिख सकते हैं, सीप भी लिख सकते हैं। दो पौधों के नाम बताइए, तो दो पौधों के नाम जलकुंभी है, कमल है, सिंघाड़ा है आदि आप नाम लिख सकते हैं। अब इस पे प्रश्न तीसरा, अपने आसपास किसी तालाब या बावड़ी का शिक्षक के सहयोग से अवलोकन कर उसमें पाए जाने वाले जलीय जीव जंतुओं व पौधों की सूची बनाइए। जलीय जीव जंतु जैसे कछुआ है, मेंढक है, घोंघा है आदि है, ऐसी आप सूची बना सकते हैं। आप अपने शिक्षक से सहयोग ले सकते हैं, आप अपने गुरुजी से सहयोग ले सकते हैं। अवलोकन का मतलब होता है जांचना या परखना। अब जलीय पौधे क्या हैं? जलीय पौधे हैं सिंघाड़ा, जलकुंभी, कमल, काई, कुमुदनी आदि जलीय पौधे हैं। इस प्रकार से आप अपने शिक्षक की मदद से या अपने किसी जान पहचान वाले गुरुजी से सलाह लेकर सूची बना सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।